अध्याय 345 बंधन मुक्त। रोहित काफी देर तक अपने हाथ में मौजूद इंसानी खाल के कागज पर लिखी इबारत को गौर से देखता रहा। इस बार ऐसा लगा जैसे कागज जानकारी छिपा नहीं रहा था, बल्कि उसने पहले से कहीं अधिक साझा किया था, जिसमें से बहुत कुछ तो रोहित ने पूछा भी नहीं था। जानकारी का ऐसा स्वैच्छिक खुलासा अपने नीचे एक भयानक जाल छिपाए रखता है। इंसानी खाल का कागज सुनीता को चारे की तरह इस्तेमाल कर रहा है और मुझे बिना पर्याप्त जानकारी के फिर से उस भूत के संपर्क में लाने की कोशिश कर रहा है। क्या ये सीज़र होटल के किसी दूसरे अज्ञात भूत का उपयोग करके मुझे मारना चाहता है, या फिर इसे लगता है कि मैं यादों से छेड़छाड़ करने वाले उस भूत को नहीं हरा सकता? क्या वहां जाना मौत के मुंह में जाने जैसा होगा? हालांकि ये चीज़ मानवीय विचारों को भांपने में माहिर है। इसे पता है कि जोखिम और पुरस्कार एक दूसरे के पूरक हैं। यदि मैं सफल होता हूं, तो इसकी विधि के अनुसार मैं वास्तव में एक ऐसा अधीनस्थ प्राप्त कर सकता हूं जिसने 2 घोस्ट फेसेस पर महारत हासिल कर ली हो। हाँ, वास्तव में कपटी है। इसकी यह सोच मुझे एक कहानी की याद दिलाती है। एक शिकारी और लोमड़ी की कहानी उसके दिमाग में आई। कहानी कुछ ऐसी है कि एक शिकारी बंदूक लेकर पहाड़ों में शिकार करने गया और उसका सामना एक लोमड़ी से हुआ। शिकारी ने गोली चलाई, लेकिन चालाक लोमड़ी बच निकली। शिकारी ने दोबारा गोली चलाई, लोमड़ी फिर बच गई और शिकारी का मजाक उड़ाते हुए बोली, जब तुम जानते हो कि तुम मुझे मार नहीं सकते, तो मुझ पर गोली क्यों चला रहे हो? शिकारी ने उत्तर दिया, अगर मेरा निशाना चूक जाता है तो मेरा केवल एक कारतूस बर्बाद होगा, लेकिन अगर तुम्हारा बचाव चूक गया तो तुम अपनी जान गंवा दोगी। ये कहकर उसने फिर गोली चलाई। घबराहट में लोमड़ी इस बार नहीं बच सकी और मारी गई। इस समय इंसानी खाल का कागज उस शिकारी की तरह है और रोहित उस लोमड़ी की तरह है। वह एक बार 2 बार बच सकता है, लेकिन एक भी विफलता का मतलब रोहित के लिए पूर्ण विनाश होगा। जब तक रोहित इस कागज के साथ खेलना बंद नहीं करता, तब तक वह हमेशा नुकसान में रहेगा। लेकिन इस कागज का सबसे डरावना पहलू जानकारी देने का उसका सटीक समय है। ऐसा लगता है जैसे इसके सुझाव पर जुआ खेलकर कोई भी उन्नति पा सकता है और जीवन के शिखर पर पहुंच सकता है। पिंकू को नियंत्रित करने वाले भूत को खत्म करना अनिवार्य है। भले ही यह कागज जानकारी न देता, फिर भी मैं समाधान ढूंढता। यह इतनी सक्रियता से जानकारी क्यों दे रहा है? क्या ये सिर्फ चारा डाल रहा है, या इस जानकारी के पीछे कोई ऐसा खतरा छिपा है जिसे मैं नहीं जानता? रोहित को इस विधि की साध्यता पर कोई संदेह नहीं था। यदि वह उस भूत को सफलतापूर्वक रोक लेता है, तो सुनीता वास्तव में 2 घोस्ट फेसेस को नियंत्रित कर सकती थी और उसके स्तर की घोस्ट मास्टर बन सकती थी। लेकिन रोहित किसी अजनबी के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालेगा। हालांकि वह भूत यादों के साथ छेड़छाड़ कर सकता था। यदि रोहित सफल होता है, तो वह सुनीता की यादों को अपनी इच्छानुसार बदल सकता था, जिससे वह उसी व्यक्तित्व के साथ जागे जैसा रोहित चाहता था। हालांकि यह कृत्य अनैतिक था, लेकिन यह निस्संदेह आकर्षक भी था। इंसान द्वारा भूतों को नियंत्रित करना खतरनाक है, लेकिन इंसानों को नियंत्रित करना नहीं। यदि सुनीता का मामला सफल रहता, तो रोहित अपनी खुद की टीम बनाने के लिए इस पद्धति का उपयोग कर सकता था। तुम वास्तव में क्या करना चाहते हो? रोहित को कागज के इरादों पर चिंता थी। भले ही अब तक इसने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, लेकिन रोहित जानता था कि ऐसा केवल उसकी सावधानी के कारण है। एक छोटी सी गलती के गंभीर परिणाम हो सकते थे। जब वह सोच में डूबा था, तभी बाहर से मृणाल अंदर आया। रोहित, सुनीता के रिश्तेदार उससे मिलने आए हैं। क्या आपको लगता है कि आपको उनसे बचना चाहिए? रोहित हकीकत में वापस आया। उसे एहसास हुआ कि वह काफी समय से उस कागज का अध्ययन कर रहा था। उसने कहा, क्षमा करें, मैं कुछ विचारों में व्यस्त था। मेरा काम यहाँ हो गया है, चलिए चलते हैं। जैसे ही वे वार्ड से बाहर निकले, रोहित ने सुनीता के माता पिता और रिश्तेदारों को देखा जो रात में ही वहां पहुंच गए थे। वे लगभग 10 लोग थे। क्या आपके पास सुनीता की स्थिति के बारे में कोई अच्छा विचार है? मृणाल ने चलते हुए पूछा। अगर मुझे मदद की ज़रूरत होगी तो मैं ज़रूर पूछूंगा। अभी मैंने तय नहीं किया है, लेकिन सुनीता की स्थिति को लेकर मेरे मन में एक योजना है। रोहित ने बोलना शुरू किया, लेकिन अचानक रुक गया। उसे कुछ आभास हुआ, उसके कदम ठिठक गए और वह वार्ड में प्रवेश कर रहे लोगों के समूह को देखने लगा। रिश्तेदारों की भीड़ में एक साधारण दिखने वाला अधेड़ उम्र का व्यक्ति घुला मिला हुआ था। वह व्यक्ति चुपचाप अपना सिर थोड़ा झुकाए हुए था, लेकिन उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। ये वही मुस्कान थी जिसे रोहित ने दिन में होटल में देखा था। रुको! रोहित ने अचानक चिल्लाते हुए भौहें सिकुड़ीं। मृणाल और सुरक्षाकर्मी भी रुक गए। अन्य रिश्तेदारों ने भी मुड़कर रोहित को देखा।
केवल वह अधेड़ व्यक्ति बिना रुके वार्ड की ओर बढ़ता रहा। मैंने कहा, रुको, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया? रोहित ने ठंडक से कहा और भीड़ को धक्का देते हुए आगे बढ़ा। उसने उस व्यक्ति की गर्दन पकड़ी और उसे जोर से दीवार से सटा दिया। रोहित की ताकत इतनी अधिक थी कि वह साधारण व्यक्ति हिल भी नहीं सका। तुम कौन हो? मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे छोड़ो, बचाओ, कोई मुझे मार रहा है। वह व्यक्ति दर्द से चिल्लाया। लेकिन रोहित का इरादा उसे छोड़ने का नहीं था। उसने ठंडे स्वर में पूछा, क्या तुम अभी हंसे थे? तुम क्या बकवास कर रहे हो? मुझे नहीं पता तुम्हारा क्या मतलब है। मुझे छोड़ो, पागल कहीं के। तुम्हें सच में लगता है कि मैं लोगों को देखने के लिए सिर्फ अपनी आंखों पर भरोसा करता हूँ? रोहित ने कहा, मृणाल, इस आदमी को बंद कर दो। जब तक जेड शहर का मामला सुलझ नहीं जाता, इसे बाहर मत आने देना और सुनीता से दूर रखना। आज इसकी मुलाकात भी रद्द करो। अब से केवल आवश्यक चिकित्सा कर्मचारियों के अलावा इस कमरे में कोई नहीं जाएगा। और चिकित्सा कर्मचारी भी कम से कम 3 अन्य लोगों के साथ ही अंदर बाहर करेंगे। ये कहकर उसने उस व्यक्ति को सुरक्षाकर्मियों की ओर खींच लिया। ये तुम क्या कर रहे हो? किसी पर भी ऐसे हमला? क्या कोई कानून नहीं बचा? उसे अभी छोड़ो। एक महिला चिल्लाए और रोहित का हाथ काटने की कोशिश करने लगी। अन्य रिश्तेदार भी गुस्से में रोहित की ओर झपटे। सब शांत हो जाए, कृपया शांत हो जाए। मृणाल ने सुरक्षा गार्डों को बीच बचाव के लिए बुलाया। रोहित को इन लोगों के चिल्लाने या खींचने से कोई खतरा नहीं था, लेकिन वह अपने काम में दखल नहीं चाहता था। उसने तुरंत अपनी पिस्टल निकाली और छत की ओर एक फायर किया। ठान्य टिल्ड। गोली की आवाज़ इतनी तेज थी कि सब सहम गए। ये बच्चा बंदूक रखता है। यह एहसास होते ही सब चुप हो गए। मैं रोहित हूँ, जयपुर शहर का अंतर्राष्ट्रीय अधिकारी और वर्तमान में एक जांच कर रहा हूँ। आपको हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। यदि आपने बाधा डाली तो चेतावनी के बाद मेरे पास जान से मारने का अधिकार है, रोहित ने ठंडे स्वर में कहा। अगर किसी को मरने से डर नहीं लगता तो वह कोशिश कर सकता है। मृणाल ने घबरा कर कहा, रोहित, शांत हो जाओ, वे सुनीता के रिश्तेदार हैं। मुझे पता है, लेकिन सुनीता अचेतन अवस्था में है, उसकी उपयोगिता खत्म हो गई है। इन्हें गोली मारने से वह उठकर मुझे मारने नहीं आएगी। विशेष परिस्थितियों में, यहाँ तक कि बड़े नेताओं को भी पीछे हटना पड़ता है, फिर रिश्तेदारों की क्या बिसात, रोहित ने क्रूरता से कहा। उसने पहले ही इन लोगों के बीच एक समस्या देख ली थी, संभव था कि अन्य लोगों में भी समस्याएं हों। इसलिए ये चेतावनी अभी भी विनम्र थी। मैं समझता हूँ, लेकिन कृपया यहाँ का मामला मुझ पर छोड़ दें, मैं इसे संभाल लूंगा, मृणाल ने कहा। क्या तुम इस घटना की गंभीरता को समझते हो? रोहित ने उसे घूरते हुए कहा। इस घटना का प्रभाव पिछले अनुमानों से थोड़ा अधिक हो गया है। उसने उस व्यक्ति को मृणाल के हवाले कर दिया। वह भूत सुनीता से फिर संपर्क करना चाहता है, शायद उसे मारने के लिए या किसी और मकसद से, लेकिन वह निश्चित रूप से अच्छी चीज़ नहीं होगी। ये सुनकर मृणाल का चेहरा पीला पड़ गया और उसने तुरंत उस व्यक्ति को हथकड़ी लगा दी। अगर तुम कहते हो कि तुम संभाल लोगे तो ये तुम्हारा हुआ। मेरे पास और भी काम है। रोहित जल्दी में वहां से निकल गया। ऐसे संभावित घोस्ट स्लेव्स बहुत गहराई से छिपे हुए थे। अब मुसीबत बड़ी है, हो सकता है कि जैद शहर में कदम रखते ही मैं उस भूत की निगरानी में आ गया हूँ। शहर के हर कोने में उस भूत के जासूस हो सकते हैं। शुरुआत में मैं अंधेरे में था और दुश्मन सामने, लेकिन अब स्थिति उलट गई है। ये सेटअप किसी भूत का नहीं बल्कि पिंकू की शैली जैसा लग रहा है। उसे हर जगह अपनी आंखें रखना और फिर घात लगाकर हमला करना पसंद है। रोहित का दिल बैठ गया। यदि भूत ने पिंकू को नियंत्रित कर लिया था तो पिंकू की बुद्धि अब भूत की मदद कर रही थी। ऐसी परिस्थितियों में परिणाम भयावह थे। रोहित को महसूस हुआ कि पिंकू पर नियंत्रण पाने के बाद वह भूत अब केवल नियमों पर चलने वाली एक निर्जीव इकाई नहीं रह गया था, बल्कि वह और भी अधिक खतरनाक और बुद्धिमान हो गया था। अध्याय 346, सागर की मदद के लिए पुकार। मैं सुनीता हूँ और अब मैं सीजर ग्रैंड होटल में दाखिल हो गई हूँ। मुझे मिली नवीनतम जानकारी के अनुसार जैद शहर में मानव सिर वाले गुब्बारे की पहली घटना इसी होटल के ठीक ऊपर हुई थी। व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि इस होटल में कुछ समस्याएं हैं। मैं होटल की दूसरी मंजिल पर आई हूं जहां काफ़ी मेहमान हैं और सब कुछ सामान्य लग रहा है। काफ़ी देर हो चुकी है, इसलिए मैं यहां रुकने और चुपके से जांच जारी रखने की योजना बना रही हूं। हालांकि सुरक्षा कारणों से मुझे लगता है कि होटल को सील कर देना बेहतर होगा, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं होने के कारण मैंने ऐसा नहीं किया। बिना सोचे समझे होटल को सील करने से अनावश्यक दहशत फैल सकती है।
जब मैं जागी और अपना कमरा छोड़ा तो मैंने खुद को खोया हुआ पाया। होटल की तीसरी मंजिल में कुछ गड़बड़ है। ऐसा लगता है कि यह कई कमरों वाली एक भूलभुलैया में बदल गई है जो आमतौर पर वहां नहीं होते। ये कुछ हद तक घोस्ट डोमेन भूतिया क्षेत्र के समान है। फोन का सिग्नल काट दिया गया था, अलौकिक शक्तियों द्वारा नहीं बल्कि एक सिग्नल जैमर द्वारा। यह एक मानवीय कृत्य है। अब मैं केवल संदेशों को रिकॉर्ड करके ही सुरक्षित कर सकती हूँ। रोहित गाड़ी चलाते समय सुनीता के सैटेलाइट फोन की रिकॉर्डिंग सुन रहा था। बस लेकिन जैसे ही उसने सुनना जारी रखा, अचानक फोन से एक तेज इलेक्ट्रॉनिक हस्तक्षेप का शोर सुनाई दिया। ये शोर काफी देर तक चला और उसने मूल रिकॉर्डिंग की जगह ले ली। ऐसा लग रहा था कि आगे की महत्वपूर्ण सामग्री हटा दी गई है। ये कैसे संभव है? फोन सुनीता के पेट से निकाला गया था, उस दौरान इसे किसी ने छुआ नहीं होगा। रिकॉर्डिंग कैसे डिलीट हो सकती है? या क्या इसका मतलब यह है कि सुनीता को नुकसान पहुंचने के बाद फोन उस भूत के हाथ लग गया था? रोहित ने भौहें सिकुड़ी और लापरवाही से फोन बंद कर दिया। उसने सोचा था कि वह इन रिकॉर्डिंग के माध्यम से कुछ सुराग पा सकेगा, लेकिन अब चीजें उसकी कल्पना से भी बदतर लग रही थीं। सारी जानकारी मिटा दी गई थी। सभी रहस्य उसी सीजर ग्रैंड होटल में रह गए थे। रोहित, मेरे पास तुम्हारे लिए बुरी खबर है। अचानक उसके सैटेलाइट फोन से एक अन्य ऑपरेटर यामिनी की आवाज आई। बोलो, मैं सुन रहा हूं, रोहित ने कहा। यामिनी ने कहा, सागर ने संकट का संकेत डिस्ट्रेस सिग्नल भेजा है। उसकी तरफ कुछ हुआ है और वह तुम्हारी मदद चाहता है। वह वर्तमान में सीजर ग्रैंड होटल की तीसरी मंजिल पर कमरा नंबर 31 में फंसा हुआ है और स्थिति गंभीर है। यदि तुम घोस्ट डोमेन का उपयोग करते हो तो तुम 30 सेकंड के भीतर वहां पहुंच सकते हो। मुझे उम्मीद है कि तुम जल्दी कार्रवाई करोगे। कमरा नंबर 31। ये नंबर सुनते ही रोहित के चेहरे के भाव बदल गए। ये पिंकू द्वारा मरने से पहले छोड़ा गया सुराग था, जिसने कहा था कि भूत उसी कमरे में है। लेकिन घोस्ट कैबिनेट से मिला संकेत कमरा नंबर 13 के लिए था। अनिकेत का क्या? रोहित ने तुरंत जवाब देने के बजाय पूछा। यामिनी ने कहा, हमारा उससे संपर्क टूट गया है, उसकी स्थिति भी शायद अच्छी नहीं है। तो मैं मदद करने से इनकार करता हूँ। थोड़ी देर सोचने के बाद रोहित ने ठंडे स्वर में मना कर दिया। ऐसा क्यों? यामिनी हैरान थी। इन परिस्थितियों में रोहित को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी। क्या तुम सच में उन्हें होटल में मरते हुए देखना चाहते हो? रोहित, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये व्यक्तिगत रंजिश निकालने का समय नहीं है। रोहित ने कहा, यह अलौकिक घटना उतनी सरल नहीं है जितनी तुम सोच रही हो। मुझे यकीन है कि यह संकट का संकेत निश्चित रूप से एक जाल है, विशेष रूप से मेरे लिए। सागर की मदद की पुकार असली हो या नकली, अगर उसे मरना ही होता तो वह संकट का संकेत भेजने में सक्षम नहीं होता। होटल में सिग्नल जैमर है। अगर सागर संकेत भेजने में कामयाब रहा तो यह निश्चित रूप से भूत की अनुमति से हुआ है। अगर तुम थोड़ी भी समझदार हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि इसका क्या मतलब है। शत्रु को फंसाने के लिए प्रलोभन? यामिनी ने आश्चर्य से पूछा। रोहित ने उत्तर दिया, यही बात है। मैंने पहले भी कहा था, इस बार हम जिसका सामना कर रहे हैं वह कोई साधारण भूत नहीं है। ये भूत मानवीय यादों को नियंत्रित कर सकता है और लोगों को अपना गुलाम बना सकता है। इसलिए इस स्थिति में तुम्हें भूत से नहीं बल्कि लोगों के एक समूह से लड़ना है, और वे बहुत चतुर लोग हैं। इसके अलावा होटल बहुत खतरनाक है, वहाँ एक से अधिक भूत हैं। उस चीज ने जाल बिछाने के लिए इसी जगह को क्यों चुना? इसके पीछे कोई कारण जरूर होगा। लेकिन हम बस खड़े होकर लोगों को मरते हुए नहीं देख सकते, है ना? भले ही यह जाल हो, हमें इसका सामना करना ही होगा, यामिनी ने कुछ पल की खामोशी के बाद कहा। रोहित ने थोड़े गुस्से में कहा, इसीलिए मुझे अक्षम टीम के साथी नापसंद हैं। मैंने पहले ही निर्देश दिया था कि उन दोनों को होटल से बाहर निकाल दिया जाए, लेकिन वे अंदर जाने पर अड़े रहे। और मैं ये भी सुनिश्चित नहीं कर सकता कि उन दोनों की यादें बदली गई हैं या नहीं। अगर मैं उनकी मदद के लिए जाता हूं तो पूरी संभावना है कि मैं सागर के हाथों मारा जाऊं। क्या तुम गारंटी दे सकती हो कि वह अभी ठीक है? क्या होगा अगर वह पहले ही मर चुका हो और भूतों के साथ मिलकर मुझे नुकसान पहुंचाने की साजिश रच रहा हो? एक बार अगर मैं मर गया तो जेड शहर का पतन निश्चित है, जिससे एक और एस क्लास घटना पैदा होगी। यह विश्लेषण सुनकर यामिनी दंग रह गई। एक ऑपरेटर के रूप में उसने इन पहलुओं पर विचार नहीं किया था। रोहित की बातें सुनकर उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। अब हम क्या करें? उसने पूछा। अरविंद से कहो कि बस मेरे काम में सहयोग करे। मैं सागर को बचाने नहीं जाऊंगा, इसलिए नहीं कि मुझे उसकी जान की परवाह नहीं है,
बल्कि इसलिए क्योंकि मैं बड़ी तस्वीर देख रहा हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि यह व्यक्तिगत कारणों से है, तो किसी और को उसकी मदद के लिए भेज दो। रोहित ने संचार बंद कर दिया। चीजें नियंत्रण से बाहर हो रही हैं। मुझे जल्द ही कोई रास्ता निकालना होगा, वरना जब वह भूत मेरे पास आएगा तो मेरा खेल खत्म हो जाएगा। रोहित ने ब्रेक मारा और लाल बत्ती पर रुक गया। मुझे याद है, वह अक्षम तिकड़ी ट्रियो भी इसी शहर में थी। उनमें से एक लड़की के पास घोस्ट साउंड का उपयोग करके लोगों को खोजने की क्षमता है। शायद मुझे महत्वपूर्ण व्यक्तियों को खोजने के लिए उस क्षमता का उपयोग करना चाहिए। अचानक उसे एक और महत्वपूर्ण सहयोगी की याद आई। सही है, मैं उसे ढूंढूंगा। उसके और कपिल के साथ मिलकर हम लक्ष्य का सटीक पता लगाने के लिए सबसे मजबूत टीम बना सकते हैं। जैसे ही वह आगे बढ़ने वाला था, बगल की लेन में एक कार अचानक रुकी। कार की खिड़की नीचे हुई और सूट पहने एक व्यक्ति ने रोहित की ओर देखा। उसके चेहरे पर एक सख्त, डरावनी मुस्कान थी। यह मुस्कान सुनीता के चेहरे वाली मुस्कान जैसी ही थी। रोहित ने तुरंत अपनी बंदूक निकाली और उस पर तान दी। सूट पहने वह व्यक्ति खतरे से बेखबर मुस्कुराता रहा। यादों में बदलाव का एक और शिकार। इसे मारना बेकार होगा। जब तक स्रोत खत्म नहीं होता, पीड़ितों की संख्या बढ़ती रहेगी। अंत में रोहित ने गोली नहीं चलाई। इसके बजाय उसने एक्सीलेटर दबाया और उसकी कार एक लाल चमक में लिपटी हुई सड़क से ओझल हो गई। सूट पहने वह व्यक्ति अभी भी मुस्कुरा रहा था और बिना ये देखे कि लाइट लाल है या नहीं, धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अध्याय 347 किसी की तलाश। यह ज़ेड शहर के उपनगरीय इलाके में स्थित एक निजी हवेली थी। शहर के शोर शराबे से दूर और सुनसान जगह पर होने के कारण कोई नहीं जानता था कि कौन सा अमीर व्यक्ति इसे छुट्टियों के घर के रूप में इस्तेमाल करता था। लेकिन कुछ समय पहले इस हवेली का मालिक बदल गया था। नया मालिक माइकी था। ऊपर से देखने पर वह एक अमीर बिगड़ल शहजादा लगता था जो दिन भर निठल्ला बैठा रहता है, लेकिन असलियत में वह एक पैरानॉर्मल फोरम का सदस्य और एक स्पिरिट कंट्रोलर था जो आम लोगों की कल्पना से परे अलौकिक घटनाओं से निपटता था। हालांकि बहुत कम जीवित रहने की दर वाले स्पिरिट कंट्रोलर्स में से एक होने के नाते माइकी को अपनी सीमाओं का एहसास था। उसने अकेले काम करने के बजाय अपने जैसे कई दोस्त बना लिए थे ताकि किसी भी घटना के समय साथ मिलकर काम करने से सुरक्षा बढ़ सके। लेकिन माइकी, जो केवल 10 दिनों से ज़ेड शहर में था, आज रात ही यहाँ से निकलने की योजना बना रहा था। सामान बांध लो, हम अब ज़ेड शहर में और नहीं रुक सकते, हमें यहाँ से निकलना होगा। एक फ़ोन कॉल खत्म करने के बाद माइकी ने लिविंग रूम में तेजी से लौटते हुए कहा। लिविंग रूम में ज़्यादा लोग नहीं थे। एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति और लगभग 20 साल की एक युवती। वे माइकी के दोस्त और साथी थे। बिट्टू अपने मोबाइल पर टीवी देख रहा था और अब उसने आश्चर्य से ऊपर देखा। क्या अभी निकलना है? आधी रात हो रही है, मैं सोने ही वाला था। क्या कुछ इतना जरूरी है जो कल सुबह तक नहीं रुक सकता? मैं कल तक रुकना चाहता, लेकिन समय नहीं है। ज़ेड शहर की स्थिति खराब हो गई है। मुझे मिली जानकारी के अनुसार घोस्ट फेस सुनीता को रोहित ने सीज़ा होटल से बचा लिया है। लेकिन बुरी खबर यह है कि वे 2 अंतर्राष्ट्रीय स्पिरिट कंट्रोलर, सागर और अनिकेत, अंदर फंसे हुए लग रहे हैं, माइकी ने समझाया। बिट्टू ने कहा, सिर्फ इसी वजह से हमें जाना होगा। इसकी ज़रूरत नहीं है। जयपुर शहर का रोहित यहाँ आया है, स्थिति आज नहीं तो कल सुलझ ही जाएगी। चाहे जो भी हो, हम अरविंद द्वारा बुलाए गए बाहरी समर्थन हैं। हमारा यहाँ छिपकर टीवी देखना और गेम खेलना पहले से ही ठीक नहीं है, और अब भागना। अगर अरविंद को पता चला तो जवाब देना आसान नहीं होगा। अगर हमने मुख्यालय को बहुत ज़्यादा नाराज कर दिया और उन्होंने वारंट जारी कर दिया, तो हमारा खेल खत्म हो जाएगा। एशिया मुख्यालय के पास बहुत ताकत थी और नागरिक स्पिरिट कंट्रोलर होने के नाते उन्हें भी सम्मान दिखाना पड़ता था। वे उनकी पूरी तरह अनदेखी नहीं कर सकते थे, वरना एक आदेश उनके अच्छे दिनों को खत्म कर सकता था। मैं वास्तव में ज़ेड शहर में कुछ दिन बिताकर काफ़ी खुश था, लेकिन अब यहाँ नहीं टिक सकता। सोचो, रोहित यहाँ आया है, सुनीता को बचा लिया गया है, यह अच्छी खबर होनी चाहिए थी ना? लेकिन सागर और अनिकेत के फंसे होने के बावजूद रोहित तुरंत मदद के लिए क्यों नहीं गया? इतना शक्तिशाली व्यक्ति जो सिर्फ एक नज़र से हम तीनों के भीतर की प्रेत आत्माओं को दबा सकता है, उस जैसे शीर्ष स्तर के कंट्रोलर को बी क्लास की अलौकिक घटना को आसानी से संभाल लेना चाहिए था। लेकिन स्थिति अब भी अनसुलझी है। तुम ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हो। रोहित को आए हुए कितना समय हुआ है? 1 दिन। सच कहूँ तो पूरा 1 दिन भी नहीं। फांसी पर लटकने वाले को भी सांस लेने की ज़रूरत होती है। कहीं तुम डरकर जानबूझकर उससे बचने की कोशिश तो नहीं कर रहे?
बिट्टू ने उसे एक नज़र देखा। माइकी तुरंत हंस पड़ा, मजाक कर रहे हो, मैं उससे डरूंगा। पिछली बार अगर मैंने लापरवाही न बरती होती तो वह मुझे कैसे रोक पाता। जानकारी की कमी के कारण मात खाना सामान्य है। मुझे लगता है कि अगर मैंने पहले कदम उठाया होता तो रोहित के लिए यह इतना आसान नहीं होता। मुझे लगता है कि हमें अभी भी अरविंद का कुछ सम्मान करना चाहिए। अगर हम इस तरह चले गए तो बाद में इसका सामना करना मुश्किल होगा। मैं राष्ट्रीय भगोड़ा नहीं बनना चाहता, मेरे परिवार और रिश्तेदारों को पता चल जाएगा और मैं लोगों को अपना चेहरा दिखाने लायक नहीं रहूंगा, बिट्टू ने सिर हिलाते हुए कहा। वह ज्यादा शांत स्वभाव का था और तब तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहता था जब तक कि कुछ बहुत गंभीर न हो जाए। अगर हम अभी नहीं निकले तो हम भी इस घटना में घिस सकते हैं। मुझे पूर्वाभास हो रहा है कि यह निश्चित रूप से कोई साधारण घटना नहीं है। अगर अरविंद रोहित को यहाँ भेजने को तैयार है तो इसका मतलब है कि मामला असाधारण है, माइकी ने जोर देकर कहा। वैसे मैं उस रोहित से वाकई नहीं डरता, तुम बस डरे हुए हो, पास बैठी टैमनी ने कहा। बोलने में असमर्थ होने के कारण उसने एक स्पीच डिवाइस के जरिए अपने विचार व्यक्त किए। माइकी ने अपनी आंखें घुमाईं, मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। वैसे भी आज ही सामान बांधो और यहाँ से निकलो, मेरा विश्वास करो। हमें अभी भी भयानक आत्माओं के पुनर्जीवित होने की समस्या का समाधान ढूंढना है। इस दौरान हमें खतरनाक घटनाओं से जितना हो सके बचना चाहिए। ये हमारी अपनी सुरक्षा के लिए है। इसके अलावा जेड शहर की घटना के लिए कोई और जिम्मेदार है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। हालांकि उसके विचार कुछ हद तक स्वार्थी थे, लेकिन ये कहना होगा कि उसका अंतर्ज्ञान काफी तेज था। उसे धुंधला सा एहसास हो रहा था कि जेड शहर की स्थिति में कुछ गड़बड़ है। तभी जब वे तीनों चर्चा कर रहे थे, अचानक घर की डोरबेल बजी। डिंग डोंग टिल्ड। मॉनिटर के जरिए घंटी की तेज आवाज आई। घंटी की आवाज सुनते ही सोफे पर बैठा बिट्टू, संगीत सुन रही टैमनी और माइकी के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए और वे सतर्क हो गए। डिस्प्ले पर समय रात के 1:30 बजे बज रहे थे। इस समय उनके उपनगरीय विला में न तो इंसान थे और न ही कुत्ते। डोरबेल का बजना नामुमकिन था। डिंग डोंग टिल्ड। घंटी बजती रही। सतर्क रहो, मैं जाकर देखता हूं, माइकी ने माथे पर शिकन लाते हुए कहा और ऊपर की ओर चला गया। दूसरी मंजिल से नीचे यार्ड की स्थिति देखी जा सकती थी। हालांकि उसने कई बार बाहर नजर दौड़ाई, लेकिन उसे घर के बाहर कोई नहीं दिखा, एक परछाई तक नहीं। अब देखने की जरूरत नहीं है, वह व्यक्ति यहाँ है। हॉल के एक कोने से अचानक एक आवाज आई। एक युवा और कुछ हद तक कम उम्र दिखने वाला व्यक्ति, जिसका चेहरा बेहद गंभीर था, कोने से बाहर निकला और फर्श पर चलकर आया। रोहित। उस व्यक्ति का चेहरा देखते ही माइकी, बिट्टू और टैमनी दंग रह गए। पिछली बार जयपुर शहर में जो हुआ था वह अभी भी उनके जहन में ताज़ा था। उस समय की मुलाकात ने उनके दिलों में इतना खौफ पैदा कर दिया था कि वे आज तक उसे भूल नहीं पाए थे। तुमने हमें कैसे ढूंढा? माइकी दूसरी मंजिल से नीचे भागा, उसकी आवाज़ में घबराहट साफ झलक रही थी। रोहित ने कहा, तुम्हें ढूंढने में थोड़ा समय लगा, लगभग 10 मिनट। मुझे लगा कि तुम अभी भी जेड शहर के केंद्र में हो, लेकिन पता चला कि तुम उपनगरों में छिपे हो। तुम्हें इस तरह देखकर लगता है कि तुम्हारा इस घटना में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है। अगर ऐसा है तो अरविंद तुम्हें यहाँ किस लिए लाया था? किनारे पर बैठकर हौसला बढ़ाने के लिए। वह टहलते हुए आया और आराम से सोफे पर बैठ गया। ये हमारा मामला है और इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। हमने केवल जेड शहर में सहायता के लिए आने की सहमति दी थी, यह नहीं बताया था कि वह सहायता कैसे दी जाएगी, माइकी ने कहा। रोहित बोला, अगर तुम मदद नहीं करना चाहते तो नहीं करना चाहते, समझ में आता है। बहाने बनाने या शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। सच तो यह है कि मैं भी जेड शहर नहीं आना चाहता था, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। बिट्टू ने सावधानी से एक सिगरेट जलाई और हिम्मत जुटाकर पूछा, रोहित, क्या तुम धूम्रपान करना चाहोगे? नहीं। पता नहीं इस बार तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ। पिछली बार जयपुर छोड़ने के बाद हमने तुम्हें नाराज करने जैसा कुछ नहीं किया है, बिट्टू ने एक दबी हुई मुस्कान के साथ कहा। वह थोड़ा असहज दिख रहा था। आखिरकार रोहित की क्षमताओं के साथ अगर वह कार्रवाई करता तो उन तीनों के यहाँ से जीवित निकलने की संभावना बहुत कम थी। रोहित ने कहा, मैं औपचारिकता में बहुत अच्छा नहीं हूँ, इसलिए सीधे मुद्दे पर आता हूँ। इस बार मेरा सामना एक अलौकिक समस्या से हुआ है। एक भूत है जो मेरे साथ लुका छिपी खेलना चाहता है। वह बहुत अच्छी तरह से छिपा हुआ है और उसे खोजने के लिए मुझे इस सुंदरी टैमनी की मदद चाहिए। तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं व्यक्तिगत रूप से इसे संभाल लूँगा।
मैं मना करता हूँ, रोहित के बात पूरी करने से पहले ही माइकी ने जवाब दिया। ओह, तुम कोई शर्त भी नहीं रखोगे? इतनी सीधी ना? रोहित ने उसकी ओर देखा। माइकी ने गंभीरता से कहा, हम जानते हैं कि तुम क्या कर सकते हो, और अगर तुम मुसीबत में पड़े हो तो यह मामला निश्चित रूप से साधारण नहीं है। मदद करने जाना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, इसलिए हम अपनी मदद नहीं दे सकते। टैमनी के पास केवल एक प्रेत आत्मा है और वह अपनी क्षमता का सीमित बार ही उपयोग कर सकती है। वह समय दूर नहीं जब वह शक्तिशाली भूत खुद को पूरी तरह प्रकट कर दे। रोहित मुस्कुराया, मदद न करना ठीक है, मैं जोर नहीं दूंगा क्योंकि मैं इतना तर्कहीन नहीं हूं। हालांकि मुझे टैमनी के शरीर के अंदर मौजूद उस प्रेत की आवश्यकता है, मुझे इस समय उसकी क्षमता चाहिए। यह कोई अनुरोध नहीं है, यह एक आदेश है, उसने कहा। अपनी बात पूरी करने के बाद उसने अपने पास खड़ी टैमनी की ओर देखा, उसका दबदबा साफ दिखाई दे रहा था। अध्याय 348, समन्वय और परिवर्तन। रोहित की लगभग अनुचित मांग सुनकर माइकी का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। टैमनी ने भी कुछ बेचैनी और संदेह के साथ उसकी ओर देखा। इंसान नहीं चाहिए, सिर्फ भूत। ऐसी मांग बहुत ही अजीब थी, लेकिन थोड़ा गहराई से सोचने पर इसने मन में एक अनजाना डर पैदा कर दिया। क्या रोहित का मतलब टैमनी को मारकर उसके नियंत्रण वाली आत्मा को छीनना था, या वह उसे शरीर से अलग करने का कोई और तरीका खोजने की योजना बना रहा था? चाहे जो भी हो, टैमनी की सुरक्षा की गारंटी देना मुश्किल था। रोहित, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत आगे बढ़ रहे हो? हालांकि हम तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन हम अब भी पैरानॉर्मल फोरम के सदस्य हैं। अगर तुमने हमें वास्तव में नाराज किया तो मुझे डर है कि तुम्हारे लिए इसे खत्म करना आसान नहीं होगा, माइकी ने सख्त दिखने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन आत्मविश्वास की कमी के कारण वह कमजोर लग रहा था। सही कहा, अगर तुम इतने ही सक्षम हो तो जेड शहर की इस अलौकिक घटना को खुद क्यों नहीं सुलझा लेते? यहाँ एक लड़की को डराने धमकाने में कैसी बहादुरी? बिट्टू ने भी बोलने की हिम्मत जुटाई। वे सभी घबराए हुए थे, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे कि अगर रोहित ने वास्तव में हमला करने का फैसला किया तो उनका इस घर से जिंदा बाहर निकलना बहुत मुश्किल होगा। तुम्हें मुझे उकसाने की जरूरत नहीं है, मैं उन गर्म खून वाले युवाओं जैसा नहीं हूं। रोहित ने उन पर एक नज़र डाली। अलौकिक घटनाओं के सामने मैं अपने पास मौजूद सभी संसाधनों का पूरा उपयोग करता हूं। मैं शिकार करने वाले शेर की तरह क्रूरता से काम करूंगा, कभी अपने शिकार को कम नहीं आंकूंगा। लेकिन ये चीज़ भूत तो अभी खरगोश भी नहीं है, और मैं अभी तक शेर नहीं बना हूं। इसलिए चाहे तुम्हें पसंद हो या ना हो, तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। अगर तुम मना करते हो तो वह भी ठीक है, लेकिन मुझसे बात मत करो, उनसे कहो। ये कहकर उसने कॉफ़ी टेबल पर एक सैटेलाइट फ़ोन रख दिया। पूरी बातचीत सार्वजनिक थी और मुख्यालय का कोई व्यक्ति इस कॉल की निगरानी कर रहा था। उसी समय फ़ोन से एक झुंझलाई हुई आवाज़ आई, माइकी, मुझे परवाह नहीं है कि तुम फोरम के सदस्य हो या नहीं, या तुम मदद करना चाहते हो या नहीं। जब तक तुम जेड शहर में हो और एशिया में हो, तुम्हें हमारे आदेश का पालन करना होगा। वैसे भी मैंने तुम्हें यहाँ मदद के लिए बुलाया था। क्या तुम अब मुझे टालने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम्हें अंदाज़ा है कि जेड शहर में हर रात कितने निर्दोष नागरिक बलि चढ़ रहे हैं? मुख्यालय रोहित की कार्य योजना का पुरजोर समर्थन करता है। अगर तुम सीधे मना करते हो तो मैं तुरंत मुख्यालय को सुझाव दूंगा कि रोहित को इस मामले को अपने तरीके से संभालने के लिए अधिकृत किया जाए, फिर चाहे परिणाम जो भी हो। मैंने अपनी बात कह दी है। रोहित, अब तुम संभालो। मुख्यालय की कोई विशेष मांग नहीं है। हम बस यही उम्मीद करते हैं कि तुम जेड शहर की घटना को जल्द से जल्द सुलझा सको। लानत है। अरविंद की आवाज़ सुनकर माइकी मन ही मन गाली दिए बिना नहीं रह सका। रोहित ने शांति से संचार बंद किया और फिर कहा, कभी कभी मुख्यालय के लिए काम करना अच्छा होता है। कम से कम ऑपरेशन के दौरान आपको हर तरफ से सहयोग मिल जाता है। किसी कारण या अनुमति की ज़रूरत नहीं होती, बस एक फ़ोन कॉल ही काफ़ी है। तुमने सुन लिया अरविंद ने क्या कहा। अगर तुम मदद करने के लिए तैयार नहीं हो तो मैं कानूनी और उचित तरीके से तुम्हारा निपटारा कर सकता हूँ। आखिरकार ज़्यादातर नागरिक स्पिरिट कंट्रोलर किसी भी समय फटने वाले संभावित बमों की तरह होते हैं। तुम लोगों से पहले ही निपट लेना शायद कोई बुरी बात नहीं होगी। क्या तुम जैसे व्यक्ति के लिए मुख्यालय की ओर से इतनी लगन से काम करना उचित है? माइकी ने मुश्किल से बोलते हुए कहा, तुम्हारी क्षमताओं के साथ तुम जहां भी जाओगे तुम्हें सर्वोच्च सम्मान दिया जाएगा। फिर खुद को इन अलौकिक घटनाओं में स्वेच्छा से क्यों शामिल कर रहे हो? रोहित ने इस बारे में गंभीरता से सोचा और फिर उत्तर दिया, जिस दिन मैं एक घोस्ट कंट्रोलर बना, मेरा रास्ता चुनना अब मेरे हाथ में नहीं रहा।
यह एक बंद गली है जहां से वापस नहीं मुड़ा जा सकता और केवल आगे ही बढ़ा जा सकता है। जिस रवैये की तुम बात करते हो, खुद को दिलासा देना और मरने के बाद की आपदाओं की परवाह न करना, वह वास्तव में पलायनवाद है। लेकिन भागना कभी समाधान नहीं होता। अपने आप को देखो, तुम लोग मुझसे कहीं ज्यादा समय से कंट्रोलर हो। पर नतीजा क्या है? 3 छोटे चूहों की तरह यहाँ वहाँ छिप रहे हो, अपनी ही आत्माओं के पुनर्जीवित होने की समस्या का समाधान तक नहीं कर पा रहे। ये रास्ता केवल मृत्यु की ओर ले जाता है। बेशक, मैं यह नहीं मानता कि तुम्हारे जीवित रहने का तरीका गलत है। आखिर मरने से पहले आनंद लेना ज्यादातर लोगों के लिए विलासिता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, इसलिए मैं आज यहाँ हूँ। तो टैमनी, क्या तुम मेरे साथ चलने को तैयार हो? बोलने के बाद उसने माइकी के जवाब का इंतजार नहीं किया। इसके बजाय उसने अपनी नज़र सीधे टैमनी पर टिका दी। टैमनी के चेहरे पर कई भावनाएं उमड़ रही थीं और उसने मार्गदर्शन के लिए माइकी की ओर देखा। लेकिन माइकी चुप था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि रोहित को क्या जवाब दे, और जब उसने बिट्टू की ओर देखा तो उसने भी चुप्पी साध ली। इस बार रोहित का आना न केवल उसकी निजी ताकत का प्रदर्शन था, बल्कि यह मुख्यालय के कड़े रुख का संकेत भी था। अगर वे सहयोग करने से मना करते तो आज ही उनके साथ कानूनी रूप से निपट लिया जाता। कोई उन्हें बचाने नहीं आता। अलौकिक घटनाओं के सामने मुख्यालय एक कदम भी पीछे नहीं हटता और किसी भी समझौते को बर्दाश्त नहीं किया जाता। इसलिए जिस क्षण रोहित प्रकट हुआ था, जवाब पहले से ही तय था। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, टैमनी के फोन स्पीकर से आवाज निकली। हालांकि उसके चेहरे पर घबराहट और बेचैनी साफ थी, क्योंकि वह जानती थी कि एक बार अलौकिक घटना में शामिल होने के बाद वहां मरने की संभावना बहुत अधिक होती है, खासकर जब रोहित जैसा व्यक्ति भी इसे आसानी से नहीं सुलझा पा रहा था। बहुत अच्छा, तो चलिए। अगर चीजें सुचारू रूप से सुलझ जाती हैं और तुम जीवित बच जाती हो, तो मैं तुम्हारी मदद को बिना इनाम के नहीं छोड़ूंगा। रोहित खड़ा हो गया, तुरंत निकलने के लिए तैयार। वह रात को बर्बाद नहीं करना चाहता था। टैमनी शांति से रोहित के साथ जाने के लिए आगे बढ़ी। रुको, 1 मिनट रुको। इस समय माइकी ने अपने दांत पीसते हुए कहा, मैं भी जा रहा हूँ। मुझे तुम्हारे सहयोग की जरूरत नहीं है। रोहित ने उसकी ओर देखा और दो टूक कहा। माइकी ने जवाब दिया, मैंने यह नहीं कहा कि मैं तुम्हारे साथ सहयोग करूंगा। मैं उसकी रक्षा करने जा रहा हूँ। वह मेरी टीम की साथी है और मैं उसे खतरे का सामना करते हुए बस देख नहीं सकता। ये घटना बहुत ही असाधारण है, मैं इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हूँ, वरना तुम यहाँ मदद मांगने नहीं आते। तुम्हें शायद मेरी मदद की ज़रूरत न हो, लेकिन उसे है। टैमनी ने केवल एक ही आत्मा को नियंत्रित किया था और हमला होने पर उसके भीतर के भूत के जागने की संभावना बहुत अधिक थी, इसलिए किसी का साथ होना उसकी सुरक्षा बढ़ा सकता था। कुछ देर सोचने के बाद रोहित ने कहा, अगर तुम आना चाहते हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन केवल इस शर्त पर कि तुम उसे सुरक्षित रखने की क्षमता रखते हो। बस अपनी कमियों के कारण उसे मौत के मुंह में मत डाल देना। माइकी समझ गया कि रोहित का क्या मतलब था। अगर वह टैमनी की रक्षा करने जाता है तो रोहित उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं लेगा। चिंता मत करो, मुझे खुद पर इतना भरोसा है, उसने गंभीरता से कहा। ठीक है, रोहित ने सिर हिलाया। अकेला बचा हुआ व्यक्ति, बिट्टू इस पल बोला, चूंकि तुम दोनों जा रहे हो तो मुझे भी साथ गिन लो। हम तीनों का साथ होना ज्यादा सुकून देने वाला है। नहीं बिट्टू, तुम यहीं रुको, मेरे जाने से काम चल जाएगा। अगर हमें कुछ हो गया तो कम से कम किसी एक को तो जीवित बचना चाहिए। माइकी ने तुरंत मना कर दिया, हमारा समझौता मत भूलो, हम तीनों में से एक को जीवित बाहर निकलना ही होगा। ये सुनकर बिट्टू चुप हो गया और जो अभी खड़ा हुआ था वह हार मानकर वापस बैठ गया। रोहित ने उस पर एक नज़र डाली, फिर बिना किसी देरी के उसने घोस्ट डोमेन की शक्तियों का उपयोग किया और माइकी और टैमनी के साथ उस हवेली से गायब हो गया। जब वे दोबारा प्रकट हुए तो तीनों उसी अस्थायी आश्रय शेल्टर में पहुंच चुके थे जहां रोहित पहले था। अभी आराम करो, हम सुबह 8 बजे ऑपरेशन शुरू करेंगे। याद रखना, तब तक किसी से संपर्क न करना ही बेहतर है। उस भूत ने गुप्त रूप से कई लोगों की यादें बदल दी हैं और उन्हें अपने गुलामों गोस्ट स्लेव्स में बदल दिया है। अभी मेरे अलावा किसी पर भरोसा मत करो, ये तुम्हारी सुरक्षा के लिए है। रोहित ने उन्हें आगाह किया और फिर अपने टैंक में आराम करने चला गया। कर्मचारियों ने टैमनी और माइकी के लिए दूसरे टैंक में आराम करने की व्यवस्था की। जेड शहर आने के बाद से रोहित की प्रगति आसान नहीं रही थी, लेकिन वह अब ऑपरेशन के दूसरे चरण की तैयारी शुरू कर रहा था। और यह सुबह के लगभग 2 या 3 बजे का समय था। जेड शहर के तीसरे अस्पताल के विशेष वार्ड में
यहाँ सुरक्षाकर्मियों द्वारा 24 घंटे पहरा दिया जा रहा था और चिकित्सा कर्मचारी भी ड्यूटी पर तैनात थे। सुनीता अभी भी अस्पताल के बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी। पिछले निदान के अनुसार यदि कोई चमत्कार नहीं हुआ तो वह जीवन भर के लिए लकवाग्रस्त और बिस्तर पर ही रहेगी। हालांकि ये पूर्वानुमान अब उम्मीद से अलग लग रहा था। सुनीता, जो पहले कोमा में थी, अचानक किसी को पता चले बिना अपनी आंखें खोल दीं। उसकी आंखें खोखली और बेजान थीं, जो बिना पलक झपकाए अस्पताल की छत को घूर रही थीं, जो बेहद डरावना था। ये स्थिति ज्यादा देर तक नहीं रही। सुनीता के होंठ थोड़े मुड़े, जिससे एक पेशेवर जैसी कृत्रिम मुस्कान दिखी, एक ऐसी मुस्कान जो बहुत ही अकड़ी हुई और भावनाओं से शून्य थी। उन खोखली आंखों के साथ ये बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसे उसके सिर के पीछे वाला वह मुस्कुराता हुआ घोस्ट फेस हो। सुनीता के इस बदलाव पर किसी का ध्यान नहीं गया और किसी को भी इसका पता नहीं चला। अध्याय 349 कोहरे में लिपटा रहस्य। अगली सुबह ठीक 8 बजे रोहित समय पर निकल पड़ा। कल की हार ने उसे तोड़ा नहीं था। सब कुछ का पुनर्मूल्यांकन करने के बाद वह दूसरे प्रयास की तैयारी कर रहा था। जेड शहर की यह घटना अभी खत्म नहीं हुई थी और यह जितनी लंबी खींचती उसका प्रभाव उतना ही गहरा होता, न केवल समाज पर बल्कि खुद रोहित के लिए भी यह बेहद प्रतिकूल स्थिति होती। आसपास की सड़कें सील कर दी गई थीं और एक पिकअप ट्रक बिना किसी बाधा के सीधा होटल की दिशा में बढ़ रहा था। इस ऑपरेशन को लेकर तुम कितने आश्वस्त हो? कार में चुपचाप बैठे माइकी ने आखिर पूछ ही लिया। मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। अलौकिक घटनाओं में कुछ भी हो सकता है और उस होटल की स्थिति बहुत जटिल है। ये सिर्फ एक भूत के बारे में नहीं है। उस चीज़ ने उस जगह को किसी कारण से चुना है, लेकिन तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें वाकई खतरे का सामना करना पड़ता है तो जब तक तुम घबराओगे नहीं, मैं तुम्हें बिना किसी समस्या के बाहर निकाल सकता हूँ, रोहित ने गाड़ी चलाते हुए शांति से कहा। उसके चेहरे पर घबराहट या डर का कोई निशान नहीं था। यह एक ऐसा मनोवैज्ञानिक गुण था जो अलौकिक घटनाओं के कई अनुभवों से उपजा था। यह संयम अक्सर उसके आसपास के लोगों को भी प्रभावित करता था, जिससे उन्हें लगता था कि जब तक वह यहाँ है, सब ठीक हो जाएगा। अगर हम वाकई खतरे में पड़ गए तो क्या तुम पहले उसे बचा सकते हो? माइकी ने अपने पास बैठी टैमिनी की ओर देखा, जो बोल नहीं सकती थी। टैमिनी, जो अभी अपने शुरुआती 20वें साल में थी, उसे युवा जोश से भरपूर होना चाहिए था, लेकिन एक घोस्ट कंट्रोलर बनने के कारण वह गंभीर और उदासीन दिखाई दे रही थी, जिससे उसकी मानसिक स्थिति पर सवाल उठता था। रोहित ने जवाब दिया, प्राथमिकता के मामले में कपिल तुम दोनों से पहले आता है। अगर मुझे वाकई चुनाव करना पड़ा तो मैं उन्हें बचाऊंगा जिन्हें बचाया जा सकता है। लेकिन तुम्हें इतना निराशावादी होने की ज़रूरत नहीं है। वह चीज़ उतनी कठिन नहीं है जितना तुम कल्पना कर रहे हो। आखिर हम साधारण लोग नहीं हैं, हम इतने कमज़ोर नहीं हैं। थोड़ा और आत्मविश्वास दिखाओ। इन चीज़ों का सामना आज नहीं तो कल करना ही होगा। माइकी के होंठ थोड़े फड़फड़ाए। तुम्हारे पास वह आत्मविश्वास इसलिए है क्योंकि तुम रोहित हो, जिसने एस ग्रेड की अलौकिक घटनाओं को सुलझाया है, लेकिन मैं तो सिर्फ एक मामूली खिलाड़ी हूँ। मेरा दिल कैसे न घबराए। डरपोक कहीं के, मैं नहीं डर रहा और तुम बड़े लोग होकर डर रहे हो। अगर किसी को मरना ही है तो सिर्फ तुम ही नहीं मरोगे, कपिल ने माइकी की ओर तिरस्कार से देखते हुए कहा। उसे लगा कि माइकी कमज़ोर है। हालांकि रोहित ने आगे बात नहीं की। वह जानता था कि इस ऑपरेशन के लिए वर्तमान में उपलब्ध सभी संसाधनों को जुटाया गया है और यदि यह विफल रहा तो स्थिति कल्पना से परे खराब हो जाएगी। सफलता अनिवार्य थी, क्योंकि न तो कपिल और न ही टैमिनी बार बार इस तरह की परिस्थितियों को झेल सकते थे, विशेष रूप से कपिल, जिसकी क्षमता की सीमाएं थीं और उपयोग सीमित थे। यदि सही ढंग से उपयोग नहीं किया गया तो यह एक बड़ी बर्बादी होगी। हे रोहित, क्या तुम्हें नहीं लगता कि सामने वाला होटल कल जैसा नहीं दिख रहा? जैसे ही ट्रक करीब पहुंचा, कपिल की आंखें अचानक फैल गईं और उसने को ड्राइवर सीट से रोहित का हाथ हिलाया। क्या हो रहा है? पिछली सीट पर माइकी और टैमिनी ने उत्सुकता से खिड़की से बाहर झांका। सीज़र होटल पहले की तरह ही खड़ा था। उसकी स्थिति में कल से कोई बदलाव नहीं था, लेकिन जो बात डरावनी थी वह ये कि होटल अब कोहरे में लिपटा हुआ था। एक गहरे कोहरे ने पूरे होटल को घेर लिया था। दूर से केवल इमारत की रूपरेखा देखी जा सकती थी, जबकि खिड़कियां, दीवारों की सजावट और अन्य विवरण कोहरे के कारण ओझल थे, जिन्हें पहचानना मुश्किल था। ये बहुत गलत है। क्या तुमने ध्यान दिया कि केवल यही होटल कोहरे में है? जैसे ही तुम होटल की सीमा से बाहर जाते हो, कहीं और कोहरा नहीं है। माइकी का चेहरा पीला पड़ गया। यह एक अशुभ संकेत है। अगर हम बिना सोचे समझे अंदर गए तो निश्चित रूप से खतरे में पड़ जाएंगे।
अगर यह खतरनाक नहीं होता तो हम यहाँ आते ही क्यों? रोहित ने भी उस अजीब कोहरे को देख लिया था। आखिर ऐसी प्रत्यक्ष घटना को नज़रअंदाज करना असंभव था, लेकिन वह कोहरे की प्रकृति को लेकर अधिक चिंतित था। रोहित ने फाइलें देखी थीं, विशेष रूप से अनिकेत और सागर की। अनिकेत का कोड नाम घोस्ट फॉग प्रेत कोहरा था। प्रेत कोहरा अनिकेत, यही नाम उसकी फाइल पर था। रोहित ने हुवांगागांग गांव की घटना के दौरान इस क्षमता का सामना किया था, हालांकि तब अनिकेत ने इसका बहुत अधिक उपयोग नहीं किया था और कोहरे का दायरा केवल एक कमरे तक सीमित था। लेकिन अब यह कोहरा पूरे होटल को घेरे हुए था। इतना बड़ा काम अनिकेत जैसे व्यक्ति की क्षमता से बाहर था, जिसने केवल 2 भूतों पर नियंत्रण पाया था। क्या ऐसा हो सकता है कि अनिकेत मर चुका है और घोस्ट फॉग के पुनर्जीवित होने से यह स्थिति पैदा हुई है? रोहित ने अपनी भौहें से कुड़ी, ब्रेक लगाया और सीजर होटल के सामने गाड़ी रोक दी। कोहरे को करीब से देखने पर उसे एहसास हुआ कि यह साधारण कोहरे से बिल्कुल अलग था। साधारण कोहरा जलवाष्प से बनता है, लेकिन ये कोहरा एक धुंध जैसा था, ठंडा और घना। अंदर जाने पर यह सफ़ेद के बजाय धुंधला ग्रे स्लेटी रंग का था। इसके अलावा दृष्टि और सुनने की शक्ति गंभीर रूप से सीमित थी। ऐसा लगता था जैसे इंसान कोहरे में प्रवेश करते ही दुनिया से कट गया हो। आवाज़ और दृष्टि तो दूर, दिशा का ज्ञान भी खो सकता था। रोहित, तुम लोग आखिरकार आ गए। सदय, जो पहले से ही वहां तैनात था, गार्ड पोस्ट से भागता हुआ आया। उसकी आंखें लाल थीं, जिससे पता चलता था कि वह पूरी रात नहीं सोया है। ताज़ा स्थिति क्या है? रोहित ने पूछा। हालांकि वह कल रात चला गया था और वापस नहीं लौटा था, लेकिन होटल के आसपास की निगरानी निरंतर जारी थी, बस किसी ने अंदर जाने की हिम्मत नहीं की थी। रात करीब 1:40 बजे अचानक होटल के अंदर से मदद के लिए चीखें सुनाई दीं। यहाँ उस समय की रिकॉर्डिंग है। चीखें रात 2 बजे तक जारी रहीं और फिर बंद हो गईं। उसके बाद होटल की दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल की सभी लाइटें अचानक जल गईं और खिड़कियों के पास लोगों की परछाइयां बाहर देखते हुए खड़ी थीं। ये स्थिति करीब 2 घंटे तक रही। सुबह 4 बजे के आसपास कोहरा होटल में भरने लगा, जैसा कि तुम अभी देख रहे हो। ये बहुत ही भयानक कोहरा था। ऊपर से आदेश आए हैं कि दूसरी रक्षा पंक्ति तक पीछे हट जाएं और 5वीं रक्षा पंक्ति स्थापित करें। तुमने आते समय देखा होगा कि आसपास की सड़कें पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं और यहां तक कि आसपास के कुछ रिहायशी इलाकों को भी खाली करा लिया गया है। रात 1:40 बजे चीखें। रोहित को याद आया, ये लगभग वही समय था जब ऑपरेटर यामिनी ने उसे बचाव के लिए होटल जाने के लिए सूचित किया था। हालांकि समय में कुछ अंतर था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हालांकि रोहित ने उस मदद की पुकार को ठुकरा दिया था। उसे लगा था कि कल रात की वह विनती एक जाल थी, इसलिए उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। कोहरा सुबह 4 बजे से अब तक बना हुआ है, ये कभी छंटता नहीं है और इसका दायरा बढ़ता जा रहा है। प्रसार की इस दर को देखते हुए इसे दूसरी और तीसरी रक्षा पंक्ति को पार करने के लिए केवल 24 घंटे चाहिए। अगर इसे प्रभावी ढंग से नियंत्रित नहीं किया गया तो मुझे डर है कि दायरा केवल बढ़ता ही जाएगा। सदय ने जल्दी से अपनी रिपोर्ट दी और जो कुछ भी देखा था उसे रोहित को बताया। मैं समझ गया, यहाँ का मामला मुझ पर छोड़ दो। अगर मैं इसे हल नहीं कर पाया तो अपनी तरफ से सबसे खराब स्थिति के लिए तैयार रहना, रोहित ने गंभीर स्वर में कहा और घने कोहरे में लिपटे सीजर होटल की ओर देखा। खुद घटना इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन जब सब कुछ एक साथ मिला तो यह उसके लिए असहनीय सिरदर्द बन गया। घोस्ट फेस का हाथ से निकलना पहले से ही रोहित के लिए एक झटका था। अगर अनिकेत भी मारा गया है और उसका कोहरा बेकाबू हो गया है तो यह एक और पेचीदा मामला होगा। ठीक है, फिर मैं सब तुम पर छोड़ता हूँ। अपनी रिपोर्ट देने के बाद सदय वहां नहीं रुका। उसने एक औपचारिक बयान दिया और फिर अंतिम 2 सुरक्षाकर्मियों के साथ वहां से हट गया। रोहित, हालात कल्पना से भी बदतर हो गए हैं। मैं जानता हूं तुम सक्षम हो, लेकिन तुम अकेले इसे नहीं झेल सकते। चलो यहाँ से चलते हैं, वरना हम सब यहीं मारे जाएंगे। माइकी ने फिर से पीछे हटने की बात शुरू कर दी। उसे और भी ज्यादा लगने लगा था कि उसका पिछला फैसला सही था। उसे जेड शहर की इन घटनाओं से दूर रहना चाहिए था। अगर वह इसमें शामिल हुआ तो वह अपनी जान गंवा सकता है। रोहित घने कोहरे के सामने खड़ा था, उसकी नज़रें टिकी हुई थीं और वह गहरे विचार में डूबा हुआ था। स्थिति योजना से अलग थी। कोहरे के उभरने ने उसे और भी सतर्क होने पर मजबूर कर दिया था। जहां तक पीछे हटने की बात है तो फिलहाल उस पर विचार नहीं किया जा रहा था। अध्याय 350, कोहरे में मौजूद व्यक्ति। इस समय रोहित, कपिल, माइकी और टैमनी प्रेत कोहरे घोस्ट फॉग से घिरे सीजर ग्रैंड होटल के पास घूम रहे थे।
उन्होंने न तो पीछे हटने का चुनाव किया और न ही बिना सोचे समझे अंदर जाने की हिम्मत की। ऐसे समय में कोई भी लापरवाही घातक साबित हो सकती थी। रोहित चाहता था कि यह ऑपरेशन बिल्कुल सटीक हो ताकि घटना का समाधान सुचारू रूप से निकल सके। उसके पास संसाधन सीमित थे, अगर वे इस बार सफल नहीं हुए तो अगली बार वे इतनी अच्छी तैयारी नहीं कर पाएंगे। लगता है इस बार किस्मत हमारे खिलाफ है। माइकी थोड़ी दूर खड़ा था, रोहित को गहरे विचार में डूबा देख उसका मन और खराब हो गया। रोहित इतना सतर्क है, जो ये दिखाता है कि अंदर कितना खतरा होगा। अगर हमारे पास कोई और विकल्प नहीं होता तो तुम मुझे यहाँ मरते दम तक नहीं देख पाते। टैमनी कुछ नहीं बोली, उसने बस माइकी की ओर देखा। उसकी आंखों में बेचैनी और डर साफ था। उसे पूर्वाभास हो रहा था कि शायद वह इस होटल में मारी जाएगी। यह एहसास पहले इतना प्रबल नहीं था, लेकिन वे जितना करीब आ रहे थे यह उतना ही साफ होता जा रहा था। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अगर स्थिति ज्यादा बिगड़ी तो हम खिसकने का मौका ढूंढ लेंगे। माइकी ने उसकी घबराहट देख धीरे से दिलासा दिया। वैसे भी इसे देखकर लगता है कि रोहित शायद वास्तव में कार्रवाई करने की योजना नहीं बना रहा है। लेकिन ये दिलासा कितना कारगर था कोई नहीं जानता था। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो इसे भूल जाओ। मुझे कल घर जाना है। मेरी माँ ने मुझे केवल 3 दिन की छुट्टी दी थी। अगर मुझे देर हुई तो पक्का डांट पड़ेगी। कपिल ने रोहित की आस्तीन खींचते हुए मासूमियत से कहा। रोहित ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी भौहें तनी हुई थीं। वह भारी दबाव महसूस कर रहा था। प्रेत कोहरे के प्रकट होने का मतलब था कि अनिकेत भी शायद होटल के अंदर ही मारा गया है। अब अंदर कितने भूत थे यह उसके लिए एक रहस्य था। इसके अलावा अनिकेत की दुर्दशा के बाद क्या सागर को भी नुकसान पहुंचा है, यह अनिश्चित था। अगर वह सबसे खराब स्थिति मानकर चले तो अंदर भूतों की संख्या चौंकाने वाली हो सकती थी। इस माहौल में पिंकू की सही स्थिति का पता लगाना और याददाश्त बदलने वाले भूत के स्रोत को ढूंढना निश्चित रूप से बहुत भारी पड़ेगा। यहाँ तक कि अंदर कदम रखते ही उन चारों के खत्म होने की संभावना भी बहुत अधिक थी। हालांकि इस कोहरे के उभरने और आसपास की सड़कों की नाकाबंदी ने रोहित को थोड़ी राहत दी थी। कम से कम उसे अब जेड शहर में इस अलौकिक घटना के फैलने की चिंता नहीं थी। असाधारण समय में असाधारण उपायों की आवश्यकता होती है। सिर उठाकर सीधे अंदर घुसना आत्महत्या जैसा है, यह मूर्खता होगी और मैं ऐसा नहीं करूंगा। रोहित ने घने कोहरे में छिपे होटल को देखते हुए अपनी आंखें सिकोड़ीं। होटल अब एक निषिद्ध क्षेत्र बन चुका है। ये शांत लग रहा है, लेकिन मुझे यकीन है कि एक बार अंदर जाने के बाद जिंदा बाहर आना लगभग नामुमकिन होगा। मुझे लगता है कि उस भूत ने ये सब पहले से सोच रखा था या इसे मेरे खिलाफ एक रणनीति के रूप में इस्तेमाल किया है। उसे महसूस हुआ कि यह विशेष रूप से उसके लिए बिछाया गया जाल था, वरना एक मामूली अलौकिक घटना इतनी पेचीदा नहीं होती। इस जाल को तोड़ने के लिए केवल अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना काफी नहीं था। आखिर वह शिकार था, और एक बार शिकार जाल में फंस जाए तो वह कैसे बच सकता है। इसलिए उसे बाहरी शक्तियों की जरूरत थी। भूतों का मुकाबला केवल दूसरे भूत ही कर सकते हैं। ये बात मूल रूप से तिवारी ने कही थी और घोस्ट मैनिपुलेटर्स के बीच यह एक पुरानी सीख थी। रोहित को लगा कि अब कुछ बाहरी सहायता बुलाने का समय आ गया है, अन्यथा उन्हें यह मिशन छोड़ना होगा। तुम लोग पीछे पुलिस लाइन पर मेरा इंतजार करो, मैं पहले अकेले अंदर जाकर कुछ तैयारी करूंगा ताकि इस होटल के खतरे के स्तर को कम किया जा सके। अगर सब ठीक रहा तो हम साथ मिलकर कार्रवाई करेंगे। उसने एक अधिक सुरक्षित तरीका सोचा। और अगर सब ठीक नहीं रहा तो? माइकी ने तुरंत पूछा। रोहित ने कहा, तो हम इस ऑपरेशन को रद्द कर देंगे। क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई ऐसा काम करूंगा जिसके बारे में मुझे यकीन न हो? तुम मरने से डरते हो और मैं भी इस जगह बिना किसी सुराग के खत्म नहीं होना चाहता। ये सुनकर अच्छा लगा। माइकी ने राहत की सांस ली। उसे डर था कि रोहित उन्हें सीधे होटल के अंदर ले जाएगा। तो ये तय रहा। कपिल, तुम इनके साथ अगली पुलिस लाइन तक वापस जाओ। चाहे जो भी हो, इस होटल में मत आना, भले ही तुम मुझे मदद के लिए चिल्लाते हुए सुनो, रोहित ने सख्ती से निर्देश दिया। कपिल ने जल्दी से सिर हिलाया। बिना एक शब्द और कहे रोहित तुरंत प्रेत कोहरे की गहराइयों की ओर चल पड़ा। कोहरे में गायब होने से पहले उसने पीछे मुड़कर देखा। तुम दोनों मेरे पीछे यहाँ से भागने की सोचना भी मत। अगर भागना भी है तो मेरे मरने तक इंतजार करना, वरना अगर तुमने मेरी योजनाओं को बिगाड़ा तो मैं वापस आकर तुमसे हिसाब जरूर लूंगा। माइकी के ठंडे पसीने छूट गए। उसने एक जबरदस्ती की मुस्कान दी, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। उसे हैरानी हुई कि क्या रोहित ने उसकी पिछली बातें सुन ली थीं।
अपनी चेतावनी देने के बाद रोहित कोहरे के अंदर चला गया। अभी उसने कुछ ही कदम बढ़ाए थे कि उसकी आकृति घने धुंध में समा गई और पलक झपकते ही वह दिखना बंद हो गया। होटल की इमारत की रूपरेखा अभी भी दिख रही थी, लेकिन रोहित की परछाई अब नजर नहीं आ रही थी। यह कोहरा अकल्पनीय रूप से डरावना था। कोहरे के अंदर जाते ही रोहित ने दिशा का ज्ञान खो दिया। वह किसी भी दिशा में देख नहीं पा रहा था, न ही उसे कोई हलचल सुनाई दे रही थी। चारों ओर का सन्नाटा भयानक था। पहले वे कोहरे के बाहर से होटल का अंदाजा लगा पा रहे थे, लेकिन अंदर जाने के बाद कुछ नहीं दिख रहा था। सब कुछ धुंधला और ग्रे था। एक चुभने वाली ठंडी हवा लगातार उसके शरीर में प्रवेश कर रही थी, जिससे उसे बेचैनी महसूस हो रही थी। ये घना कोहरा एक घोस्ट डोमेन की याद दिलाता है। अगर कोई साधारण व्यक्ति गलती से इसके अंदर आ जाए तो वह निश्चित रूप से रास्ता भटक जाएगा। उसका यहाँ से निकल पाना असंभव होगा, रोहित ने मन ही मन सोचा। घोस्ट डोमेन के कई रूप होते हैं। रोहित का डोमेन घोस्ट आई से लाल रोशनी छोड़ता था। वहीं हंग्री घोस्ट का डोमेन पूरे शहर को नीले काले धुंध से ढक देता था। यहाँ घोस्ट डोमेन एक घना कोहरा था। रूप चाहे जो भी हो, सब में एक बात समान होती है, वे एक क्षेत्र को सील कर देते हैं और एक अलौकिक स्थान बना देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक घोस्ट डोमेन के भीतर हमेशा एक भूत की उपस्थिति होती है। इसका मतलब था कि इस धुंधले कोहरे के अंदर कोहरे का स्रोत एक भूत छिपा हुआ था। रोहित ने अपनी क्षमताओं को कम नहीं आंका और न ही समय बर्बाद किया। उसने बस अपनी घोस्ट आई खोली और अपना घोस्ट डोमेन फैला दिया। घोस्ट डोमेन एक दूसरे को पीछे धकेलते हैं। उसकी घोस्ट आई से लाल रोशनी निकली, जिसने आसपास के कोहरे को थोड़ा हटाया और एक ऐसा क्षेत्र बनाया जिसे वह नियंत्रित कर सके। ये दायरा बड़ा नहीं था, मुश्किल से 3 मीटर, और यह साफ था कि उसका डोमेन दबाया जा रहा था। फिर रोहित ने सीधे अपनी दूसरी घोस्ट आई खोल दी। अब उसका घोस्ट डोमेन लगभग 10 मीटर के दायरे में फैल गया। कोहरे में दृश्यता में थोड़ा सुधार हुआ। वहाँ कौन है? तभी जब उसने अपने सिर के पीछे वाली घोस्ट आई खोली तो उसका दृश्य उसके दिमाग में आते ही वह अचानक रुक गया। उसका दिल बैठ गया और वह उस कोहरे को ध्यान से देखने लगा जिसे वह अभी पार कर आया था। लगभग 10 मीटर दूर कोहरे के अंदर एक इंसानी आकृति स्थिर खड़ी थी। घना कोहरा उस आकृति के चेहरे और शरीर को धुंधला कर रहा था, जिससे ये पहचानना मुश्किल था कि वह इंसान है या भूत। लेकिन एक बात तय थी, ये चीज़ कोहरे में प्रवेश करने के कुछ ही समय बाद से उसका पीछा कर रही थी। अगर सिर के पीछे वाली घोस्ट आई न होती तो उसे पता भी नहीं चलता। क्या मुझे पहले इसका निपटारा करना चाहिए? रोहित ने अपनी घोस्ट कैंडल निकाली, उसे काबू में करने के लिए तैयार। हालांकि जैसे ही उसने कार्रवाई करने के बारे में सोचा, वह आकृति धुंधली हो गई और कोहरे के साथ मिलकर फिर से गायब हो गई। ऐसा लगा जैसे वह रोहित से दूर चली गई हो, या शायद कोहरे का हिस्सा बन गई हो ताकि किसी भी पल अचानक प्रकट हो सके। बाएं, लेकिन अभी दूसरी जगह ऊर्जा बर्बाद करने का समय नहीं है, रोहित ने सोचा। जब तक वह चीज़ हमला नहीं करती, वह उसकी परवाह नहीं करेगा, क्योंकि इस बार उसका लक्ष्य कोई और था। होटल की तरफ रोहित और भी सतर्क हो गया। वह 10 मीटर के घोस्ट डोमेन को बनाए रखते हुए कोहरे के बीच से आगे बढ़ा। हाथ में घोस्ट कैंडल और चारों ओर नज़र रखने वाली आंखों के साथ उसके अकेले बचने की संभावना बहुत अधिक थी। जब तक उसका सामना किसी अजेय मौत से नहीं होता, वह किसी भी अलौकिक घटना में जीवित रहने का दम रखता था।